हेलो स्टूडेंट्स, O2IS अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि डेली के हम 10 MCQs को प्रैक्टिस करते हैं और ये जो MCQs हैं वो करंट अफेयर बेस्ड रहते हैं। तो आज की MCQs शुरू करने से पहले अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2IS अकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर ये PDF आपको मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन से, दैट इज़ रिलेटेड टू कि जो हनुका फेस्टिवल है वो कौन सी कंट्री से रिलेटेड है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूज़ में भी हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने पीपल ऑफ इज़राइल को इस फेस्टिवल पे ग्रीट किया है। ऐसा माना जाता है कि सेकेंड सेंचुरी में जो जूइश पीपल हैं उनका इस टाइम पे राइज हुआ था और इसी को मेमोराइज करने के लिए हनुका फेस्टिवल को मनाया जाता है, जो कि फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है, जो कि 8 दिन के लिए चलता है। 18 दिसंबर से ये फेस्टिवल शुरू हुआ है और अगले 8 दिन के लिए चलेगा। तो दैट मीन्स आपका सही उत्तर जो है वो रहेगा इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसका जो टाइम पीरियड है 2022 में ख़त्म हो गया है। तो इस वजह से ये जो स्कीम है न्यूज़ में चलती रहती है कि कितने हद तक ये स्कीम इम्प्लीमेंट हो चुकी है। तो इस स्कीम के बारे में बात करूँ, 2015 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था और जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो अर्बन वाला मिशन है, इसके लिए एक मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल रहती है इम्प्लीमेंट करने के लिए, दैट इज़ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और जिस टाइम पे 2015 में स्कीम को लॉन्च किया गया था और उस टाइम पे बोला गया था कि जितने भी बेनिफिशरीज हैं उनको यहाँ पर पक्का हाउस जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। अलग अलग मैकेनिज्म से प्रोवाइड करवाया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे कई जो लोग हैं उनको क्रेडिट लिंक सब्सिडी जो है वो दी जाती है। दैट मीन्स यहाँ पे सस्ते में लोन्स दिए जाते हैं ताकि यहाँ पे लोन लेकर वो अपने घर को बना सकें। इसके अलावा जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान के अंदर या फिर जो भी जो टॉयलेट्स बनाए जा रहे थे उस टॉयलेट्स को भी इसी स्कीम के साथ लिंक किया गया ताकि यहाँ पे पक्का हाउस प्रोवाइड करने के लिए अलग अलग जो चीज़ें हैं उनको बनाया जा सके। तो इसी की रिगार्डिंग ये स्कीम है। तो अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं कि 2022 तक, क्योंकि हमारी इंडिपेंडेंस के 75 ईयर्स पूरे हो रहे थे, तो इस वजह से भी इसका जो टाइम पीरियड है 2015 से लेकर 2022 तक का रखा गया था। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट्स है वो करेक्ट हो जाएंगी। आपका आंसर बनेगा बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू CP ग्राम्स। CP ग्राम्स क्या है? सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। इसके बारे में बात करूं तो रिसेंटली ये न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि इस मैकेनिज्म के ऊपर या फिर इस पोर्टल के ऊपर बहुत सारी जो कंप्लेंट्स हैं वो यहाँ पे पब्लिक की देखने को मिली हैं। अगर मैं CP ग्राम्स के बारे में बात करूं तो हमारी जो पब्लिक ग्रीवेंसेस का डिपार्टमेंट है, जो कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का भी सेम ही डिपार्टमेंट है, तो वो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं और यहाँ पर एक पोर्टल को प्रोवाइड किया गया है जो कि गवर्नेंस को चेक करेगा। दैट मीन्स अगर कोई भी स्कीम जो है वो लोगों तक नहीं पहुँच रही है तो वो इस पोर्टल के ऊपर आकर कंप्लेंट वगैरह कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स जो है रिसीव हुई है, इस वजह से ये न्यूज़ में था। इसके अलावा अगर मैं स्टेटमेंट्स के बारे में बात करूं तो यहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करी गई हैं। आपने इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं कि ये जो पोर्टल है सिर्फ वर्किंग डेज में अवेलेबल नहीं है, ये 24/7 पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल है, जिसपे कभी भी कोई भी जो पर्सन है यहाँ पर कंप्लेंट कर सकता है अगर उसको गवर्नेंस की जो फैसिलिटीज़ हैं वो अच्छे से नहीं मिल रही हैं। सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये एक ऐसा सिंगल पोर्टल है जो कि चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी कंप्लेंट्स हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी कंप्लेंट हो, कोई भी मिनिस्ट्री की हो, कोई भी डिपार्टमेंट की हो, तो वो सारी की सारी जो कंप्लेंट्स हैं CP ग्राम्स के ऊपर कोई भी जाकर कर सकते हैं। जैसे कि थर्ड स्टेटमेंट भी आप देख सकते हैं कि जो ग्रीवांस ऑफिसर है वो यहाँ पे उनकी कंप्लेंट्स को रेजोल्यूट करता है और जो भी लोग हैं अगर उनको फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं मिल रही हैं या फिर कोई भी स्कीम जो है उन तक नहीं पहुंच पा रही है तो यहाँ पे इस CP ग्राम्स के ऊपर वो कंप्लेंट कर सकते हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी जो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगी। आपका आंसर बनेगा B ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू डीप फेक टेक्नोलॉजी। डीप फेक टेक्नोलॉजी के बारे में बात करूं तो रिसेंटली न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि चाइना जो है वो डीप फेक टेक्नोलॉजी के जो मिसयूज़ है वो करने के लिए यहाँ पे अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आ रहा है। डीप फेक टेक्नोलॉजी के बारे में अगर मैं बात करूं, जैसा कि आपने देखा होगा कि एक वीडियो के अंदर कोई मान लो एक पर्सन है, उस पर्सन की जगह अगर मैंने किसी और पर्सन की यहाँ पर फेस लगा दिया, डुप्लीकेट बना दिया जो कि यहाँ पर अवेलेबल नहीं था, तो दैट मीन्स ऐसे मैं वीडियोज़ को एडिट करके, फ़ोटोज़ को एडिट करके डीप फेक टेक्नोलॉजी को यूज़ करके किसी भी पर्सन को किसी भी इन्वायरमेंट में ला सकती हूँ। तो इसको हम डीप फेक टेक्नोलॉजी कहते हैं।
तो जैसा कि आप यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में भी देख सकते हैं कि डिजिटली फॉर्स्ड इमेज या फिर वीडियो बनाई जाती है किसी भी पर्सन की जो कि वहाँ पर नहीं था, लेकिन उसको अपीयर करवाया जाता है वहाँ पर। सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूँ कि इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था, तो एज सच कुछ इंडिया के अंदर अभी तक नहीं हुआ है। यूएस ने 2021 के अंदर अलग से एक टास्क फोर्स को बनाया था ताकि डीप फेक टेक्नोलॉजी का जो भी मिसयूज़ कर रहा है उसको एक तरह से चेक किया जा सके। एज सच इंडिया के अंदर अभी ऐसा कोई भी टास्क फोर्स नहीं बनाया गया है। तो दैट मीन्स आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगी और आपका आंसर बनेगा 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022। जैसा कि आप जानते हैं कि जो फीफा वर्ल्ड कप है अभी कतर ने होस्ट किया था और यहाँ पे जो अर्जेंटीना की टीम है उन्होंने जो वर्ल्ड कप है उसको जीता है और फ्रांस को यहाँ पर बीट किया है। तो दैट मीन्स आपकी जो थर्ड स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये फुटबॉल का इंटरनेशनल टूर्नामेंट है जो कि हर 4 साल बाद ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं कि 1930 में सबसे पहले फीफा वर्ल्ड कप हुआ था और ये जो है यूरुग्वे के अंदर हुआ था, अर्जेंटीना के अंदर ये नहीं खेला गया था। तो दैट मीन्स आपकी यहाँ पे जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगी। आंसर बनेगा 1 और 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज INS मोरमुगाओ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि INS नेवल शिप जो है मोरमुगाओ जो है अभी इंडियन नेवी के अंदर इंडक्ट की गई है। 18 दिसंबर को इसको कमीशन किया गया है। तो इस वजह से इसी के रिगार्डिंग आपको ये जो स्टेटमेंट्स हैं वो प्रोवाइड करी गई हैं। आपने इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि अगर मैं मोरमुगाओ के बारे में बात करूँ तो मोरमुगाओ के अंदर जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है वो 75% यूज़ किया गया है। दैट मीन्स 95% इंडिजिनियस कंटेंट इसके अंदर नहीं देखने को मिलेगा। तो आपकी सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो एक पर्टिकुलर क्लास है दैट इज P15B क्लास, जिसको हम विशाखापट्टनम क्लास के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंदर यहाँ पे 4 नेवल शिप्स आपको देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी हैं? विशाखापट्टनम, मोरमुगाओ, इम्फाल एंड सूरत। तो इसका जो स्टेटस है वो यहाँ पर ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। तो ये जो INS हैं ये हमेशा न्यूज़ में चलती रहती हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि 21 नवंबर 2021 में जो विशाखापट्टनम INS है उसको कमीशन किया गया था। अभी 18 दिसंबर को मोरमुगाओ को कमीशन किया गया और ऐसे आने वाले टाइम में भी सूरत और इम्फाल को भी कमीशन किया जाएगा। तो इस वजह से ये न्यूज़ में चलती रहेगी, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। बाकी अगर मैं बात करूं कि ये जो विशाखापट्टनम क्लास की INS है तो ये स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हैं। दैट मीन्स इन नेवल शिप को किसी भी एनिमी शिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है दैट इज 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो अगर मैं यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के बारे में बात करूं तो जैसा कि आप जानते हैं 1945 में जो UN चार्टर आया था तो उसके तहत यहाँ पे अलग अलग बॉडीज़ को बनाया गया था यूनाइटेड नेशंस की। कौन कौन सी बॉडीज़ हैं अगर आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा थोड़ी सी बॉडीज़ में बता देती हूँ, जो बच जाएंगी वो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख कर बताएंगे। जैसे कि एक है यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल, एक है यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली, थर्ड वन इज यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, और बाकी की आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। तो अगर मैं यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के बारे में बात करूं तो यही पेरेंट बॉडी है जो कि वुमेन राइट्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहती है। तो अभी रिसेंटली न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि वुमेन राइट्स में से यहाँ पे ईरान को निकाला गया है। ईरान को एक पर्टिकुलर ग्रुपिंग से निकाला गया है जिसमें वुमेन के राइट्स को प्रोटेक्ट करना होता है। और उसके दौरान जब वोटिंग हुई थी तो यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ ने वोट किया था और इंडिया ने वोट करने से एब्सटेन किया था। दैट मीन्स इंडिया ने वोट नहीं किया था, ना ही फेवर में ना ही अगेंस्ट में। तो यहाँ पे आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगी। फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो जैसा कि आप जानते हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है यूनाइटेड नेशन चार्टर के द्वारा, जो कि 1945 में आया था। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू दिशा स्कीम। तो दिशा स्कीम के बारे में बात करूं तो 2021 में 5 सालों के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया। ध्यान देना है इस स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने लॉन्च किया है। दिशा के रिगार्डिंग वैसे और भी अलग अलग स्कीम्स है, जैसे एक एजुकेशन से रिगार्डिंग एक दिशा स्कीम है, लेकिन ये जो दिशा स्कीम है दैट इज रिलेटेड टू लॉ एंड जस्टिस। दिशा की फुल फॉर्म के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे डिजाइनिंग इनोवेटिव सोल्यूशन फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस। दैट मीन्स लोगों तक जस्टिस पहुंचाने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। 5 सालों के लिए लॉन्च किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने इसको लॉन्च किया है। तो यहाँ पे आपकी दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये करेक्ट हो जाएंगी। आंसर बनेगा बोथ 1 और 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसको हम सिंपल ऑटिज्म के नाम से भी जानते हैं। ऑटिज्म के बारे में बात करूं तो ये एक डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है जिसमें जो दिमाग है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता। तो यहाँ पे ब्लड और बोन्स का एज सच कुछ भी डिफाइन नहीं है कि इनमें कोई डिफरेंसेस आते हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे ब्रेन की जो डेवलपमेंट अगर अच्छे से ना हो तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो सकता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंदर जो लोग हैं वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, बिहेव नहीं कर पाते, इंटरैक्ट नहीं कर पाते, सोशलाइज नहीं हो सकते, तो ये सारी प्रॉब्लम्स उनको रहती हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगी और आपका आंसर बनेगा 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम कौन है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं, जैसा कि आप जानते हैं कि जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है हमेशा न्यूज़ में चलती रहती है, तो इसी के रिगार्डिंग आपको कुछ जो कॉमन फैक्ट्स हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि वर्ल्ड का 45% जो यूरेनियम है वो यहाँ कजाकिस्तान के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है, और इंडिया जो है वो यहाँ पर 9th रैंक पर आता है कि अगर मैं बात करूं कि प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम के मामले में। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड का सिर्फ 1 या 1.5% यूरेनियम को प्रोड्यूस करता है, और यहाँ पे जो कजाकिस्तान है वो 45% यूरेनियम को प्रोड्यूस करता है, माइंस के द्वारा यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपका आंसर बनेगा डी ऑप्शन। तो आई होप आपको यहाँ तक जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।